नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो टेक्सोलॉजी एजुकेशन हब। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लेंगे बायोकेमिस्ट्री में। पहला जो यूनिट आती है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, और साथ में जो जो कार्बोहाइड्रेट में मोस्ट मोस्ट पॉइंट है वो भी आपके सामने क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ही बड़ा हो जाता है। आज की जो वीडियो है वो है पार्ट फर्स्ट में जितना मैं आपके सामने कवर करूंगा उतना ही मैं आपके सामने समझाने की भी कोशिश करूंगा। मतलब पूरा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, जितना हो पाएगा उतना आप समझने की पूरी पूरी कोशिश करना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट, जो कि यूनिट फर्स्ट है बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, और ये पार्ट फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का। देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है कार्बोहाइड्रेट का। एग्जाम में यदि कार्बोहाइड्रेट का बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे पॉइंट बना के नहीं लिखकर आप पैराग्राफ बना के लिखना। ठीक है, और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, पहली लाइन क्लियर। कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे तो वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनेंगे। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं कार्बोहाइड्रेट, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब इनका रेशो की बात करें तो रेशो क्या होगा। कार्बन एक होगा, हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन के एक अणु। तो CHO बटे 121 ये इसका रेशो होगा। यानी कि कार्बन के एक अणु, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु, ये इसका रेशो होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो एक ऐसी चीज होती है वो अधिक मात्रा में हमारी बॉडी में पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं वृहद पोषक तत्व। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को हम वृहद पोषक तत्व भी बोलते हैं, और ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्स होते हैं, यानी कि अधिक मात्रा में एनर्जी हमको मिलती है, वो मिलती है हमको कार्बोहाइड्रेट से। अब कितनी एनर्जी मिलती है, 55 से लेकर 65% एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर यानी कि इनको दो भागों में बांटा गया है। स्ट्रक्चर की दो तरह की होती है, एक तो पॉलीएल्डिहाइड और कीटोन। ये अभी आगे हम पढ़ेंगे। यानी कि पॉलीएल्डिहाइड ग्रुप वाली होती है, यानी कि एल्डोस ग्रुप वाली होती है, और कीटोन यानी कि कीटोसिस ग्रुप वाले होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गए पॉइंट आपके सामने। अब है, अधिकांश कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं। ठीक है, इसमें आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये लिखना कि अधिकांश कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं। ऐसे आप लिखोगे यानी कि कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं तो वो लाइन गलत हो जाएगी। अधिकांश कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं, यानी कि कुछ कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो मीठे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो मीठे होते हैं। अधिकांश कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं, जिन्हें सैकेराइड या शर्करा भी बोला जाता है। ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं, शर्करा या सैकेराइड्स भी बोलते हैं। सैकेराइड्स क्या होते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बात करें इनके जो सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, वो कौन कौन से होते हैं। सोर्स बिल्कुल कॉमन है, चावल, गेहूं, बाजरा, आलू, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। और भी है, ठीक है, लेकिन आप इतना लिख दोगे तो काफी हो जाएगा। अब ये 90% एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, ये वाले सोर्स। ठीक है, 90% एनर्जी क्या प्रोवाइड करते हैं, जो सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, तो आपके सामने कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं वो आपने जान लिया। कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर क्या होती है वो आपको पता लग गई। ठीक है, इसका सोर्स कौन कौन से होते हैं वो आपको पता लग गए, साथ में इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो पता लग गई। ठीक है, और अधिक मात्रा में बोलते हैं उनको, यानी कि वृहद पोषक तत्व बोलते हैं उनको, और साथ में रेशो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो बेसिक होती है इंट्रोडक्शन आपको पता लग गई कार्बोहाइड्रेट की। अब बात करेंगे टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, बड़ा क्वेश्चन बनता है 20 नंबर का, कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और कितने मात्रा में, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। साथ में और भी बनता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। टाइप्स कौन कौन से इसके, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। ये मोनो, डाई, पॉली, ये ग्रीक वर्ड होते हैं। एक दो तीन जो ऐसे अपने हिंदी में होते हैं, गणित में होते हैं, ये ग्रीक वर्ड होते हैं। इनका मतलब क्या होता है, सैकेराइड का मतलब होता है शर्करा, और मोनो, डाई, पॉली, मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, यानी कि ऐसे सैकेराइड्स, ऐसी शर्करा जिसमें शुगर के मॉलिक्यूल एक होते हैं, यानी कि एकल शर्करा, यानी कि सिंगल सैकेराइड्स, यानी कि सिंगल शुगर पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं आपने पता लगी है, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मोनोसैकेराइड्स आपको पता लग गई। मोनोसैकेराइड्स यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल कितने होंगे इसमें, एक। अब डाई में शुगर के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, दो, और पॉली में कितने होंगे, बहुत सारे। ठीक है, और सैकेराइड्स का मतलब क्या होता है, शुगर। अब डेफिनेशन समझ में आ गई, डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब डाई और पोली के बीच में होता है ओलिगोसैकेराइड्स। क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड्स।
अब ओलिगोसैकेराइड्स क्या होता है, जिसमें 3 से लेके 10 तक शुगर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उसे हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। या फिर 3 से लेके 10 तक शर्करा पाई जाती है, सैकेराइड्स पाए जाते हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको मोनो डाई पॉली, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। अब बात करते हैं तो इसके भी टाइप्स होते हैं। जैसे मोनोसैकेराइड्स 3 तरह की होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड्स 3 तरह की होती है, माल्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज। पॉलीसैकेराइड्स सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इंसुलिन, डेक्सट्रिन और डेक्सट्रोज। ये इसके भी टाइप्स होते हैं। बस ये खत्म है, यहाँ पे इनकी डिटेल आ जाएगी और ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन इसमें से बनता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या है और साथ में ये कितने प्रकार के होते हैं, और मोनो डाई पॉली इसमें जो डेफिनेशन है, इसको जो कंफ्यूजन है वो कैसे क्लियर किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता लग गया, साथ में टाइप्स भी पता लग गया। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक है, यानी कि कैसे ये बनता है। ठीक है, तो आपने एक वर्ड सुना होगा, फोटोसिंथेसिस। क्या सुना होगा दोस्तों? फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है? प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में से बोलते हैं दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब ये प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है वो मैं आपको बताता हूं। समझ में नहीं आ रहा राइटिंग, कोई बात नहीं, नोट्स बनाते चलना, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनते लिख के चलना। ठीक है, अब आपने एक वर्ड सुना होगा, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। इससे कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही गहरा ताल्लुक है, बहुत ही गहरा इसमें कनेक्शन है। ठीक है, अभी बनते कैसे कार्बोहाइड्रेट वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, हम कार्बोहाइड्रेट में लेते क्या है? आलू लेते हैं, बाजरा लेते हैं, गेहूं लेते हैं, चावल लेते हैं, और भी चीजें होती है वो कार्बोहाइड्रेट में होती है। अब ये एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्स है। अब ये बेसिकली उगते कहां है? खेतों में उगते हैं। खेतों में उगते हैं, हरी पत्ती भी काम में आती है कई कई चीजों की। ठीक है, और फल भी काम में आता है, फ्रूट भी काम में आता है, जो ग्रूट रहती है उनकी जो जड़ तना जो रहता है वो भी हमें काम में आता है। यानी कि हम जो जो नेचर जो होता है, एनवायरमेंट का जो हमारा पोषक तत्व होते हैं, हम उनको पूरी तरह से लेते हैं। हम फ्रूट भी लेते हैं, फ्लावर भी लेते हैं। ठीक है, साथ में उनको जो हम बॉडी के अंदर भी ग्राइंड करते हैं, खाते हैं, और उनकी जड़ भी खाई जाती है, तना भी खाई जाती है। ये अलग अलग, जैसे मूली हो गई, बाजरा हो गया, ठीक है, और आलू होगा। ये जो आलू जो बेसिकली कंद में उगता है, कंदमूल फल है, ये भी हम खाते हैं। तो ये तो एक तरह से हम बताते हैं कि आपको इसका और कार्बोहाइड्रेट का कनेक्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको 9वीं 10वीं में अपने पढ़ोगे कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है। फोटोसिंथेसिस को मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूं, लेकिन वो कनेक्शन मैं आपको कार्बोहाइड्रेट की तरफ लेके जाऊंगा। देखो, फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो होती है वो बेसिकली हरी पत्तियों में होती है, यानी कि प्लांट की जो हरी पत्तियां होती है उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ठीक है, यानी कि हरी पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, अब फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है, जो क्रिया होती है, वो हरी पत्तियों के द्वारा होती है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं पेड़ पौधे? एनवायरमेंट से लेते हैं CO2, ठीक है, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अब एनवायरमेंट से CO2 ली, ऑक्सीजन छोड़ी। आपने एक वर्ड और सुना होगा फोटोसिंथेसिस पढ़ते समय, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या होता है? पेड़ पौधों की जो हरी पत्तियां रहती है ना, वो क्लोरोफिल के कारण ही होती है। ठीक है, पेड़ पौधों की जो हरी पत्तियां रहती है वो क्लोरोफिल के ही कारण रहती है। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल क्या करता है? ये पेड़ पौधों से ली गई CO2 जो लेते हैं, और साथ में वाटर यानी कि पानी, H2O। ठीक है, अब CO2 और H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब मिक्स हो जाती है तो बनता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कैसे कैसे दोबारा बता रहा हूं। क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पाया जाता है पेड़ पौधों में, जिसके कारण पौधों का रंग, पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, अब एक क्लोरोफिल क्या करता है? एनवायरमेंट से, ठीक है, सनलाइट में यानी कि सूर्य की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिक्स करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिक्स होते हैं सनलाइट की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में, तो बनता है कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट कैसे कहां स्टोर होता है? बनता है तो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। मान लो हम अनाज बोते हैं तो वो उनको कहीं ना कहीं स्टोर तो करते हैं ना। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट कहां स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है दोस्तों तने में, पेड़ पौधों के तने में, पत्तियों में, वापिस से वहीं स्टोर हो जाएगा जड़ों में, फूलों में और फलों में।
अब इन्हीं को ही हम खाते हैं तो हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, सिंपल है। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, देखो कार्बोहाइड्रेट बनता कैसे है, आपने एक वर्ड सुना होगा फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। अभी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पेड़ पौधों में हरी पत्तियों के द्वारा होती है, यानी कि हरी पत्तियों में होती है। अब हरी पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, एनवायरमेंट से CO2 को लेता है, पानी को लेता है, ठीक है, किसकी रोशनी में, सनलाइट की रोशनी में। अब जब CO2 और पानी सनलाइट की रोशनी में, यानी कि सूर्य की रोशनी में मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद क्या किसका निर्माण करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट का। अब कार्बोहाइड्रेट तो बन गया भैया, लेकिन स्टोर कहां से होगा ताकि हमको भी लाभ पहुंच सके। स्टोर होगा ये पेड़ पौधों के तने में, पत्तियों में, जड़ों में और फूलों में और फल में, ये पेड़ पौधों में स्टोर हो जाएगा। अब वही, अब इन्हीं चीजों को हम लेंगे, मान लो हमने आलू खाया, गेहूं खाया, बाजरा खाया, तो हमको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइडिंग, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, और जब हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो हमको एनर्जी बॉडी को मिल जाएगी। तो दोस्तों आपने समझ लिया होगा कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन समझ लिया आपने, टाइप समझ लिए, और साथ में उसका फॉर्मेशन यानी कि बनता कैसे ये आपने समझ लिया। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड्स का ये इंट्रोडक्शन भी है और टाइप्स भी है। उसके बाद इसके जो प्रकार आएंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मोनोसैकेराइड्स होते क्या हैं। अब मोनो का मतलब एक यानी कि सिंगल, सैकेराइड्स का मतलब शुगर, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिंगल सैकेराइड यानी कि सिंगल शुगर के मॉलिक्यूल, यानी कि एक शुगर का मॉलिक्यूल होता है, उससे हम मोनोसैकेराइड्स भी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक बेसिक पॉइंट्स, यानी कि जैसे इसमें कार्बन की संख्या क्या होती है, 6, यानी कि 6 कार्बन होते हैं किसमें, मोनोसैकेराइड्स में। ठीक है, और शुगर के मॉलिक्यूल कितने होते हैं, एक, इसलिए इसे सिंगल सैकेराइड्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब सिंगल सैकेराइड्स बोला जाता है इसे, और ये मोनोमर से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, मोनोमर से। अब मोनोमर से बने होते हैं इसलिए इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता, इसको हम तोड़ नहीं सकते। यदि इसको तोड़ देते हैं तो हाइड्रो H2 यानी कि पानी अलग हो जाएगा और कार्बन अलग हो जाएंगे। ठीक है, तोड़ने पर दो चीजें अलग अलग हो जाएंगी, तो इसको तोड़ते नहीं है हम, हाइड्रोलाइसिस का नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करें ये कलरलेस होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं पाया जाता, कलरलेस होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, ये क्रिस्टलिन होते हैं, यानी कि क्रिस्टल बनाते हैं। मोनोसैकेराइड्स क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। और टेस्ट में कैसे लगते हैं दोस्तों, ये टेस्ट में लगते हैं मीठे। मोनोसैकेराइड्स टेस्ट में कैसे लगता है, मीठे। सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि पानी में घुलनशील होते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं बेसिक बेसिक से पॉइंट्स आप क्लियर कर लेना। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसको रटना नहीं है, इसको समझना है ये कैसे आया। देखो मैंने क्या बोला आपके सामने कि कार्बन की संख्या कितनी होती है, 6। मोनोसैकेराइड्स में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 6। तो हाइड्रोजन उसके दुगुना हो जाएगा, यानी कि 6 दूनी 12, और ऑक्सीजन उतना ही रहेगा, यानी कि 6। ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, C6H12O6 ये मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मूला होता है। तीनों जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि मोनोसैकेराइड्स जितने भी टाइप होते हैं उनका फॉर्मूला एक ही होगा, C6H12O6। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि दो ग्रुप वाले होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें दो ग्रुप पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्रुप होते हैं, दो, एल्डोस और कीटोस। एल्डोस ग्रुप पाया जाएगा और कीटोस ग्रुप पाया जाएगा, यानी कि CHO वाला और C डबल बॉन्ड O वाला। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि दो टाइप्स से होता है, यानी कि इसमें दो प्रकार के होते हैं। अब मोनोसैकेराइड्स हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, पॉइंट्स पढ़ लिए, दो ग्रुप कौन से होते हैं वो पढ़ लिए, इसका सूत्र पढ़ लिया। ठीक है, और बात करते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं मोनोसैकेराइड्स, कौन कौन से, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। ठीक है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज ये नेचुरल शुगर होती है। ठीक है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज क्या होती है, नेचुरल शुगर होती है, यानी कि प्राकृतिक शुगर होती है। अब डी का मतलब होता है डेक्सटोटेट्रिन, क्या होता है, डेक्सटोटेट्रिन। और एल का मतलब होता है लीवोटेट्रिन, क्या होता है, लीवोटेट्रिन। ठीक है, तो दो प्रकार के हो गए मोनोसैकेराइड्स, कौन कौन से, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। डी का मतलब डेक्सटोटेट्रिन और एल का मतलब लीवोटेट्रिन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये इसका फॉर्मूला होता है। डी ग्लूकोज का ये होता है स्ट्रक्चर, रासायनिक जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है डी ग्लूकोज की, और एल ग्लूकोज की ये होती है। अब इसमें क्या आएगा, देखिए इसमें छोटा सा देखने को मिल रहा है कि, ठीक है दोस्तों, तो डी ग्लूकोज में जो OH रहता है वो सीधा होता है, यानी कि राइट साइड में होता है बॉन्ड, और एल ग्लूकोज में जो OH रहता है वो अपोजिट हो जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड में हो जाता है। अब जब कोई भी चीज अपोजिट होगी तो वो उल्टी नजर आएगी, यानी कि अपोजिट नजर आएगी। कैसी, ये OH है यहाँ पे, तो यहाँ जाके ये HO हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, किसकी, केमिकल स्ट्रक्चर होती है डी ग्लूकोज की और एल ग्लूकोज की।
अब डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज सबसे कॉमन ग्लूकोज कौन सा है, याद रखना आप, डी ग्लूकोज है। इसे ही हम खाते हैं, डी ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोन डी। ग्लूकोन डी हम लेते हैं तो कौन सा ग्लूकोज लेते हैं, डी ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है। अब यही एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्स होता है अधिक मात्रा में, डी ग्लूकोज, ठीक है। बात करते हैं कि कार्बन की संख्या के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज मैंने आपको बता दिया कि CHO वाले, और कीटोज यानी कि C डबल बॉन्ड O वाले। इनकी जो स्ट्रक्चर होगी उसमें CHO आएगा, इनकी स्ट्रक्चर होगी उसमें C डबल बॉन्ड O आएगा, ठीक है। बात करते हैं कि एल्डोज, एल्डोज में क्या क्या आएगा, ये कार्बन की संख्या के आधार पर है, ठीक है। 3 कार्बन वाले को बोलेंगे हम ट्रायोस, ठीक है। इसमें एल्डोज में आएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड और कीटोज में आएगा डिहाइड्रोएसीटोन। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C3H6 और O3, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा कीट, ठीक है, 3 कार्बन वाले का। अब 4 को बोलते हैं टेट्रोस, तो टेट्रोस में आ जाएगा इरिथ्रोस और इरिथ्लोस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, C4H8O4, ठीक है। अब 5 बोलेंगे पेंटोस, पेंटोस में 2 आएंगे राइबोस और जैलुलोस, ठीक है। और कीटोस में आएगा राइबुलोस और जैलुलोस, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H10O5, ठीक है। 6 कार्बन वाले को बोलेंगे हेक्सोस, हेक्सोस में ग्लूकोज, गैलेक्टोस और मैन्नोस आ जाएगा, और कीटोस वाले ग्रुप में रहेगा फ्रक्टोस केवल, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम में भी लिखना है ये, ठीक है, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो जहां भी आपको डाउट लगता है नीचे आप कमेंट कर देना, उस डाउट को हम डाउट क्लियर सेक्शन में सोल्व करा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे कि मोनोसैकेराइड्स कितने प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड्स की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैन्नोस, ये इसके टाइप्स होते हैं। अब ये होता क्या है मोनोसैकेराइड्स, मैंने आपको बता दिया। अब बात करें कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और मैन्नोस, इनमें 2-3 पॉइंट होते हैं कि एक्चुअल में होते क्या है, कि ये जो सैकेराइड्स होती है ये होती क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैन्नोस, इन सभी का जो फॉर्मूला वो यही होगा कि C6H12 और O6, ठीक है। कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 दुगने और ऑक्सीजन के 6, ठीक है। तो यही है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज और मैन्नोस का फॉर्मूला यही होगा, क्योंकि मोनोसैकेराइड्स का जो फॉर्मूला होता है वो भी यही होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ग्लूकोज होता क्या है। सबसे पहले ये एनिमल में पाए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट होता है, ये अधिकतर एनिमल में पाया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज, ठीक है। अब बात करें ब्लड शुगर, ये ब्लड शुगर में भी पाया जाता है, यानी कि इसे ब्लड शुगर भी बोलते हैं, ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी बोलते हैं। अब बात करें, इसका अगला नाम है डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज भी इसे बोला जाता है, ठीक है। और इसे बोलते हैं सेलुलर फ्यूल, यानी कि कोशिका का ईंधन भी इसे बोला जाता है। एग्जाम में आए तो ये भी लिख दोगे तो बहुत अच्छे आपके नंबर आएंगे, ठीक है। इसको सेलुलर फ्यूल भी बोला जाता है। अब बात करें, ग्रीन प्लांट जो होते हैं, भोजन जो होता है उनका ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, नॉर्मल वैल्यू की बात करें बॉडी में, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल वैल्यू जो होती है अलग अलग बुक में अलग अलग होती है, ठीक है। कहीं 19-20 का अंतर रहता है, इतना ज्यादा अंतर नहीं रहता, ठीक है। बात करें ब्लड शुगर फास्टिंग, यानी कि खाली पेट नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, 80 से 120, ठीक है। पीपी यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद, पोस्ट प्रेंड वाले यानी कि पीपी कंडीशन में कितनी होगी, 90 से 140 की नॉर्मल वैल्यू रहेगी। रैंडम कंडीशन में होगी उसकी 70 से 130। ये नॉर्मल वैल्यू है, एक्चुअल ये भी है, आप जो पढ़ोगे वो भी है, बुक में कहीं 19-20 हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अभी सिंपल है कि हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। हाइपो, सबसे पहले हाइपर का मतलब ज्यादा, ग्लाय का मतलब शुगर, ईमिया का मतलब ब्लड, यानी कि ब्लड में जब शुगर की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ग्लूकोज की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो उसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। और हाइपोग्लाइसीमिया वैल्यू कम हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया नॉर्मल में, नॉर्मल कंडीशन में रहती है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज के पॉइंट है। सबसे ज्यादा ग्लूकोज कहां पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, रूट में पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, फूलों में पाया जाता है, और साथ में जो हनी रहता है ना शहद, उसमें सबसे अधिक मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है, और रूट यानी कि जड़ों में पाया जाता है। ग्लूकोन डी, इसमें भी ये जो डी शुगर होती है इसमें भी सबसे अधिक मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है। और ये क्या करता है, ग्लूकोज ब्रेन को एनर्जी देता है, यानी कि मस्तिष्क को एनर्जी यानी कि ऊर्जा देता है ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज के पॉइंट्स है, ठीक है। एग्जाम में आए तो आप लिख देना, ठीक है। बात करें इसके नॉर्मल वैल्यू की, आप जो पढ़ोगे वो भी सही और ये भी सही है, 19-20 का अंतर आता रहता है, ठीक है। अब बात करेंगे फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज समझ में आ गया, कहीं भी कहीं डाउट लग रहा हो नीचे आप कमेंट कर देना। फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज बेसिकली कीटोसिस ग्रुप वाली होती है, आपने पहले पढ़ा होगा कीटोस ग्रुप वाली, कीटोस ग्रुप वाली होती है फ्रक्टोज, जिसमें C डबल बॉन्ड O पाया जाता है, ठीक है।
अब फ्रक्टोज जो शब्द होता है फ्रूट से पढ़ा, अब फ्रूट से पढ़ा तो नहीं कि फ्रूट में सबसे अधिक मात्रा में फ्रक्टोज पाई जाती है। फ्रक्टोज जो शर्करा होती है, फ्रक्टोज जो सैकेराइड्स होता है, वो फ्रूट्स में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, हनी में भी पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में फ्रक्टोज शर्करा। ठीक है, अब ये लिवलोज शर्करा बोलते हैं, इनको लिवलोज शर्करा भी बोलते हैं। और सबसे मीठी नेचुरल शर्करा कौन सी की? फ्रक्टोज। तो यह सबसे मीठी नेचुरल शर्करा होती है। तो 4-5 पॉइंट इसके हो गए, 8-9 पॉइंट इसके हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं गैलेक्टोज। गैलेक्टोज सबसे अधिक मात्रा में मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, मिल्क में पाया जाता है गैलेक्टोज। ये क्या करता है? इसे ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। अब कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कि ब्रेन शुगर क्या होती है, ठीक है, और या फिर ब्लड शुगर कौन सी होती है। ये एग्जाम में यानी कि कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछ जाते हैं। और आप इनको वैसे भी लिख दोगे, जो नॉर्मल थ्योरी वाले एग्जाम होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा आपका चांस होगा नंबर आने का। ठीक है, अब ब्रेन शुगर बोलते हैं इसको। काउज मिल्क में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, गाय के दूध में सबसे अधिक मात्रा में गैलेक्टोज पाया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, C6H12O6, सभी का यही फॉर्मूला होगा। एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में बार बार आता है ये फॉर्मूला। ठीक है, अब आता है मैनोज। सबसे अधिक मात्रा में मैनोज पाया जाएगा एग में। ठीक है, ये हेमीसेल्युलर होती है कंपोनेंट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपने राइबोस और डिऑक्सीराइबोस को समझ लिया कि जो राइबोस है वो भी एक सैकेराइड होती है और डिऑक्सीराइबोस भी सैकेराइड होती है। राइबोस 5 कार्बन वाला होता है। ठीक है, और ये आरएनए का निर्माण करता है, एटीपी में पाया जाता है, एनएडीपी में पाया जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा रहता है कि C5H10O5, यानी कि कार्बन की संख्या 5 है, हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 5 हो जाएंगे। अब डिऑक्सीराइबोस का फॉर्मूला क्या होगा? एग्जाम में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में अधिक मात्रा में पूछा जाता है कि डिऑक्सीराइबोस का फॉर्मूला क्या होगा। डी का मतलब होता है निकलना, ये एक पेंटोस शर्करा होती है। अब इसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या फॉर्मूला रहेगा उसका? दोबारा बता रहा हूँ, सी का C5 रह जाएगा, H10 हो जाएगी और ऑक्सीजन 5 नहीं होगा, रह जाएगा 4, क्योंकि एक ऑक्सीजन अपन ने दे दिया है, वो निकल गया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम देखते हैं डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स यानी कि दो, डाई का मतलब है दो, सैकेराइड्स यानी कि शर्करा। ठीक है, इस डाइसैकेराइड्स में शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दो होते हैं, यानी कि दो शर्करा वाली होती है डाइसैकेराइड्स। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूं बेसिक वाले। दो शुगर के बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि दो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इन्हें डाइसैकेराइड्स बोला जाता है। ठीक है, अब ये डाइसैकेराइड्स का जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है, यानी कि इसको जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे तैयार होती है, वो हम देख लेते हैं। देखो, जब दो मोनोसैकेराइड्स का हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, तो क्या बनता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, दो मोनोसैकेराइड्स ले ली हमने, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, जो कि 6-6 कार्बन वाली होती है। जब इनका हाइड्रोलाइसिस किया हमने तो क्या बन गया? हाइट H2O निकल जाएगी। ठीक है, कैसे बनेगी? ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ने से H2O निकल जाएगी। अब H2O निकल जाएगी तो C, यानी कि 6 और 6 12 कार्बन होगा इसमें, और H 12 24 24 नहीं होंगे इसमें, इसमें 12 होंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने H2O निकाल दिया ना, तो हाइड्रोजन के कितने अणु निकाले अपन ने? 2, तो 2 अणु उसमें से घट जाएंगे, तो ये कितने रह गए? 24 की जगह हो गए 22। ठीक है, H22 और O11। अब ये 12 क्यों नहीं आया? क्योंकि एक ऑक्सीजन में चले गए, तो ये इसलिए रह गए 11। ठीक है, C12 और H22 और O11, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा डाइसैकेराइड्स का। अब ये माल्टोज में भी काम आएगा, लैक्टोज में भी और सुक्रोज में भी काम आएगा। ठीक है, डाइसैकेराइड से वो कैसे बना? जब दो मोनोसैकेराइड्स का हाइड्रोलाइसिस होगा, जब दो मोनोसैकेराइड्स को हम का जल अपघटन करेंगे तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जुड़ने से बनेगा हमारा डाइसैकेराइड। ठीक है, 6 और 6 12, दो ग्लूकोज ले लिया अपन ने, मोनोसैकेराइड 12 हो गई ये। ठीक है, उसके बाद H2O निकल गई, जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का जुड़ा तो H2O निकल गई। ठीक है, अब H2O निकल गई तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 22, 24 नहीं हुए, 2 निकल गए, 22 हो गए, और O1 निकल गया, यानी कि 11 हो गए, 12 इसलिए नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, तो H12 O22 O11, ये हो गए फॉर्मूला। अब बात करते हैं कितने प्रकार की होती है डाइसैकेराइड्स? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोज। तीनों के फॉर्मूले यही होंगे। ठीक है, अब माल्टोस में माल्ट शर्करा पाई जाती है। ठीक है, माल्टोस का जो सोर्स होता है वो होता है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज में सबसे अधिक मात्रा में माल्टोस शुगर पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं लैक्टोस की। लैक्टोस जो शुगर होती है वो सबसे अधिक मात्रा में मिल्क में पाई जाती है, और मिल्क में भी इसे बोलते हैं मिल्क शुगर। ठीक है, लैक्टोस जो शुगर है वो मिल्क में पाई जाती है, अधिक मात्रा में मिल्क शुगर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें लैक्टोस कैसे बनती है जी, यानी कि एक तो ग्लूकोज ले लिया, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से
वही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड जुड़ेगा और उसके बनने से बनेगी हमारी लैक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज का निर्माण हो गया। अब ये अधिक मात्रा में ह्यूमन मदर मिल्क में पाई जाती है, यानी कि मानव मदर मिल्क में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है लैक्टोज। ठीक है, तो माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, दो दो तीन तीन पॉइंट भी लिख देते हो एग्जाम में तो भी काफी है। अब बात करते हैं अब लैक्टोज का डाइजेस्ट कैसे होता है, ये भी एक दूसरे से लिंक होती है। लैक्टोज है, लैक्टोज का डाइजेस्ट हुआ, हीट निकली, ये बनाती है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड से हीट निकली, ये बन गया बैक्टीरिया, यानी कि लैक्टिक एसिड ग्रोथ कराती है बैक्टीरिया को। ठीक है, कैसे लैक्टोज डाइजेस्ट होकर लैक्टिक एसिड बनाती है, लैक्टिक एसिड क्या करती है हमारी बॉडी में बैक्टीरिया को ग्रोथ कराती है। कौन से बैक्टीरिया, लैक्टिबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेशन के लिए काम आते हैं, वो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को ग्रोथ कराती है। हो गया एक दूसरे से पैरा लिंक। अब बात करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज भी एक शुगर है जो जिसे हम बोलते हैं चीनी। ठीक है, मीठा एक जैसे होता है, मीठा टेस्ट जो रहता है वो मीठा ही रहता है, लेकिन मीठे भी दो प्रकार के होते हैं, चीनी और ग्लूकोज। ग्लूकोज एक अलग है जो कि एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्स होता है, और एक होता है चीनी जो कि बनती है सुक्रोज, यानी कि सुक्रोज का जो सोर्स होता है वो होता है चीनी। चीनी जो खाते हैं हम, जो किचन में जो रहती है हमारी चीनी, वो है सुक्रोज। वो कौन सी सैकराइड है, वो होती है सुक्रोज। ठीक है, अब सुक्रोज बनती कैसे है, इतना तो हमको पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला दें तो सुक्रोज बनती है। सुक्रोज कैसे बनती है, ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये फ्रक्टोज है। अब ये बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जुड़ गया, अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जुड़ने से ही सुक्रोज बनती है। इतना भी आप एग्जाम में लिख देते हो तो भी आप इजीली नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया डाइसैकेराइड्स, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ठीक है, ये भी आपको कोई लगे कि डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, नीचे आप कमेंट कर देना, डाउट क्लियर सेक्शन में अलग से उसका आपका पॉइंट डिस्कस हो जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं हम पॉलीसैकेराइड्स। ये लास्ट टाइप्स है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा है। ठीक है, सबसे पहले बात करें पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड यानी पॉली मतलब बहुत सारे, इसमें जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत सारे पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे सैकेराइड्स पाए जाते हैं पॉलीसैकेराइड्स में। ठीक है, अब बात करें, इसे ग्लाइकोन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये इनसोल्यूबल रहता है, यानी कि पानी में एब्सोल्यूशन रहता है पॉलीसैकेराइड्स, और ये टेस्टलेस रहता है। हो गए 2 से 3 पॉइंट क्लियर। अब बात करते हैं इसके जो टाइप्स होते हैं पॉलीसैकेराइड्स के, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन और इंसुलिन। ठीक है, सबसे पहले बात करें सेल्यूलोज की। अब सेल्यूलोज रहता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स होता है, सबसे महत्वपूर्ण पॉलीसैकेराइड कौन सा होता है, सेल्यूलोज। ठीक है, अब बात करें सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स की, यानी कि पेड़ पौधों की सेल वॉल कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति में सेल वॉल में पाया जाता है सेल्यूलोज। इसका जो सोर्स क्या है, कॉटन। कॉटन में 90% सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, जो कि वाटर में, ये भी वाटर में इनसोल्यूबल रहता है। ठीक है, और नो कलर, कोई कलर नहीं देता आयोडीन के साथ, आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देता। ठीक है, आयोडीन जो होता है वो रंग परीक्षण करने के लिए यूज में लाया जाता है, आयोडीन के साथ कोई भी कलर नहीं देता है। उसके बाद अगला आता है स्टार्च। स्टार्च जो है सबसे अच्छा पॉलीसैकेराइड्स होता है, कि सबसे अच्छा होता है और बॉडी के लिए भी काफी हेल्दी होता है स्टार्च। ठीक है, जो कि कहां पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, जो कि एक नेचुरल पॉलीसैकेराइड होता है। नेचुरल पॉलीसैकेराइड कौन सा होता है, स्टार्च। ठीक है, और ये ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ। कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर। ठीक है, अब स्टार्च में 20% तो एमाइलेज होता है और एमाइलोपिसिन होता है उसमें 80%। ठीक है, ये थोड़ा नॉलेज वाली चीज होती है। अब हमने सेल्यूलोज पढ़ लिया, स्टार्च पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बॉडी ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल यानी कि जीव जंतुओं की, जानवरों की, एनिमल की बॉडी में पाया जाता है ग्लाइकोजन। ठीक है, अब ग्लाइकोजन किससे बना होता है, ग्लूकोज की जो यूनिट होती है ना, ग्लूकोज की यूनिट से ही ग्लाइकोजन बना होता है। ठीक है, अगला आता है इंसुलिन। इंसुलिन ये भी एक तरह का स्टार्च होता है। ठीक है, जो कहां पाया जाता है, प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे के रूट्स में और ट्यूबुल्स में, जड़ों में, शाखाओं में पाया जाता है। ठीक है, जो किसके लिए काम आता है, जीएफआर यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। आपने पढ़ा होगा यूरिनरी सिस्टम में, जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि जीएफआर का पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है इंसुलिन। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया पॉलीसैकेराइड्स। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया है कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, बेसिक पॉइंट्स, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसके टाइप्स कैसे होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट लगे तो नीचे कमेंट कर देना। हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, जो बायोकेमिस्ट्री की पहला चैप्टर है, यूनिट फर्स्ट है, उसमें हमने पार्ट फर्स्ट क्लियर कर लिया है। अगले पार्ट में हम देखेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और जो मेटाबॉलिज्म होता है ये कार्बोहाइड्रेट का, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब चीजें देखेंगे हम
पार्ट सेकंड में, ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को टेक्सोलॉजी एजुकेशन हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दोगे तो सबसे पहले आप वीडियो पाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।